अपनी। ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो? अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। उत्तर प्रदेश में युवा अशांत है, उसकी आंख में आंसू और हृदय में पीड़ा है। यह राजनीति का विषय नहीं, यह भाजपा सपा बसपा कांग्रेस का भी मसला नहीं। यह देश के भविष्य का विषय है, प्रदेश के भविष्य का विषय है, नौजवान का विषय है, उसकी आंख में आए आंसू का विषय है। पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, लगभग 60,000 पद थे आरक्षी के। उसके लिए 50 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया और 45-48 लाख बच्चे बैठे इसमें। नौजवान कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, उसके तमाम प्रमाण दे रहे हैं। वो इंटरनेट के जरिए सारी चीजें विश्व भर में है, सार्वजनिक पटल पर है। एक बड़ा आक्रोश धधक रहा है, नौजवान इससे कम पर कुछ सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते कि परीक्षा दोबारा हो। और बात ठीक भी, जिस परीक्षा में कदाचार का प्रश्न खड़ा हो जाए, उस परीक्षा पर भरोसा कैसे जमेगा और क्यों जमेगा? परीक्षा में शुचिता असंदिग्ध होनी चाहिए, उसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोई परीक्षा किंतु परंतु के बीच से नहीं गुजरनी चाहिए। कोई भी नौकरी की परीक्षा हो, प्रवेश की परीक्षा हो, वो किंतु परंतु की संकरी गलियों से नहीं गुजरनी चाहिए। वो पारदर्शिता के हाईवे पर चलनी चाहिए, शुचिता के हाईवे पर जानी चाहिए। उससे पहले आरओ और एआरओ की परीक्षा हुई उत्तर प्रदेश में, पुलिस भर्ती से कुछ ही दिन पहले। उसमें भी ऐसी ही स्थिति बनी। आंसर सीट मोबाइल घूम गई, हंगामा मचा। आज लखनऊ और प्रयागराज दोनों जगह हजार नौजवान अपनी पीड़ा को स्वर दे रहे हैं, अपने आक्रोश को अभिव्यक्त कर रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में पुलिस भर्ती में शामिल हुए नौजवान हैं, अभ्यर्थी हैं। तो प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर आरओ और एआरओ में जो नौजवान सम्मिलित हुए थे परीक्षा में, वो लोग जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक आंतरिक समीक्षा समिति बनाई है, वो जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जांच पड़ताल जल्दी होनी चाहिए, फैसला होना चाहिए। आयोग के कर्ता धर्ताओं को समझना चाहिए कि नौजवानों के पीड़ा को संवेदना के साथ देखे जाने की जरूरत है। और यही बात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को भी समझनी होगी। जहां नौजवान की आंख का आंसू गिरे, वहां शासन प्रशासन और सत्ता की हथेली होनी चाहिए, हथेली। यह बहस का विषय नहीं, जिरह का विषय नहीं, राजनीति का विषय नहीं, किसी के अहम और वहम का विषय नहीं। यह विषय सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि ऐसी परीक्षा क्यों नहीं हो
जो किसी भी किस्म के सवाल से परे हो जाए, जो किसी भी किस्म के किंतु परंतु से परे हो जाए, सूर्य के प्रकाश की तरह जिसमें पारदर्शिता हो, शुचिता हो, ईमानदारी हो। कोई सवाल उठाना भी चाहे तो उसको राय रत्ती अवकाश नहीं मिले, कोई तर्क नहीं मिले, कोई औचित्य नहीं दिखे। क्या ऐसी परीक्षा नहीं हो सकती? और अगर जो लोग परीक्षा कराते हैं उत्तर प्रदेश में, आज का सिलसिला नहीं, ये सिलसिला पुराना है, दशकों का, जो लोग परीक्षा कराते हैं, चाहे वो आयोग हो, चाहे भर्ती बोर्ड हो, उसमें है तो सरकारी अधिकारी ही। ये सरकार के द्वारा, लोक सेवा आयोग है तो सरकार के द्वारा नामित सदस्य और फिर अधिकारी। उनकी जिम्मेदारी तय करनी होगी, आज नहीं तो कल। नौजवान धरना दे और अधिकारी कॉफी पिए और काजू खाए, ये नहीं चलेगा ना। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो जिनको पास परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है, अगर वो ईमानदारी से परीक्षा नहीं करवा पा रहे तो उनको बर्खास्त करिए नौकरी से और जेल में डालिए। ये कमेटी से काम नहीं चलेगा। जेल यात्रा होनी चाहिए, जेल यात्रा। उसके से कम पर अब लगता नहीं कि सुधार होगा। इतना ज्यादा अस्त व्यस्तता है, अव्यवस्था है सिस्टम में कि उसके सुधार के लिए कुछ कुर्बानियां देनी होंगी। वो कुर्बानियां छोटे अधिकारियों से, बाबू क्लर्क से नहीं होंगी पूरी, वो बड़े अधिकारियों से पूरी होंगी। आयोग के सदस्यों से, सचिव से, आयोग भर्ती बोर्डों के चेयरमैन से, इनको दंडित करना होगा। तब जाके कहीं सुधार की कोई खिड़की खुलेगी, कोई रोशनदान खुलेगा। हमारे साथियों ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे। और मेहमान क्या, ज्यादातर आज हमने सारे अभ्यर्थी बुलाए हैं अलग अलग परीक्षाओं के। शिक्षक संगठनों का भी एक मसला है, उनको भी बुलाया है। और इस सब विषय को अच्छे से समझने वाले एक विशेषज्ञ बुलाए हैं, ताकि हम लोग समझ पाए कि पीड़ा क्या है, मर्ज क्या है और उसकी दवा क्या हो सकती है। पहली रिपोर्ट देखिए। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा अपने भाषण के दौरान कि छात्र तो हमारे लिए बजरंग बली हैं। वही बजरंग बली आज सड़कों पर उतरे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लेखपाल में भी नकल हुई, लेकिन उसमें भी एक समिति दिखा दी गई, उसका फिर बाद में कुछ नहीं हुआ, अभी वो कोर्ट में अटका हुआ। प्रदेश में भर्तियां निकली, अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, लेकिन उसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ उससे पूरे प्रदेश में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। आरोप लगाया गया कि परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही पेपर लीक हुआ और अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ लखनऊ, प्रयागराज जैसे शहरों में अपना विरोध शुरू कर दिया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा पर पेपर लीक के आरोपों के साथ 10 से 12 हजार अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने कहा, परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो चुका था, ऐसे में मार्किंग ठीक कैसे होगी? इस तरह से जो लोग काबिल नहीं हैं, वो भी सिलेक्ट होकर आएंगे, इसलिए सीधी भर्ती वाली परीक्षा को दोबारा कराया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने पुलिस भर्ती की परीक्षा में लीक मामले पर कल शाम 6 बजे तक अभ्यर्थियों से सबूत और आपत्तियों की मांग की है। और जब पेपर बोर्ड ही पेपर लीक कर रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या सबूत है? प्रमाण क्या है? प्रमाण हमारे पास है, इस जेब में है, तुरंत देखिए आप। नहीं तो जो व्हाट्सएप पे चल रहा है या टेलीग्राम पे चल रहा है उसको आप सबूत मान रहे हैं? क्यों? आपको अब लाइव दिखाएंगे तो आप सबूत मानेंगे कि नहीं? सही, लेखपाल में भी नकल हुई, लेकिन उसमें भी एक समिति बिठा दी गई, उसका फिर बाद में कुछ नहीं हुआ, अभी वो कोर्ट में अटका हुआ।
एक ऐसा बोर्ड बैठे जो ये सारी घटनाएं हो रही, सिर्फ यूपीपी का बात नहीं है, आरओ का बात है, लेखपाल का बात है, पिछली एसआई का बात है। तो ऐसी जो बच्चों के मन में शंकाएं, बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनके गार्जियन अपना जो है आत्मविश्वास खो रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो सरकार ऐसा निष्पक्ष बोर्ड बिठाए और अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करे, लोगों को विश्वास हो, हाँ ये संवैधानिक संस्था है, अगर ये जांच करेगी तो हमें लगेगा कि हमें न्याय मिलेगा। तो वहीं आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में छात्र आयोग के गेट के सामने मुख्य सड़क पर बैठ गए। यहाँ अभ्यर्थी परीक्षा को निरस्त कर फिर से परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमें शौक नहीं लगा है, हम लाइब्रेरी में दिन रात अपने आंखों को फोड़ते हैं, अपने शरीर, अपने मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं, उसके बाद एग्जाम दे, फिर यहाँ पे आके आपके खिलाफ प्रदर्शन करें, हमें कोई शौक नहीं लगा है। हमारा कहना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2016 की विधानसभा में इलाहाबाद आए, आयोग के उन्होंने टिप्पणी की कि हम आएंगे, सीबीआई जाँच कराएंगे, जो भी उन्होंने कहा। फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा अपने भाषण के दौरान कि छात्र तो हमारे लिए बजरंग बली हैं, वही बजरंग बली आज सड़कों पर उतरे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन प्रदेश में भर्तियों पर मचा बवाल यहाँ तक ही कैसे थमने वाला था। भर्तियों का मुद्दा उछला तो शिक्षक भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थियों ने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी 6800 पदों पर चयनितों को नियुक्ति की मांग कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें कार्यालय से हटा दिया। 100 बात की एक बात, प्रदेश में भर्तियों को लेकर अलग अलग शहरों में घमासान मचा हुआ है। अभ्यर्थी यही गुहार लगा रहे हैं कि पेपर दोबारा कराया जाए, मगर यहाँ ये सवाल उठता है कि पेपर लीक से मचे इस घमासान का कब तक निकलेगा समाधान। यूपी पुलिस नौकरी के इम्तिहान कराने वाली संस्थाओं की विश्वसनीयता ही सबसे बड़ी पूंजी है। वो तराजू पर के पड़ले में आ जाए, वो दांव पर लग जाए तो समझिए संकट घनीभूत है। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। सुनील यादव हैं हमारे साथ, अभ्यर्थी हैं पुलिस भर्ती के। सुनील यादव का स्वागत है। ध्रुव गुप्ता हैं अभ्यर्थी आरओ और एआरओ एग्जाम के। ध्रुव गुप्ता का स्वागत है। विजय कुमार हैं, अध्यक्ष हैं 68,000 चयनित शिक्षक संगठन के। विजय कुमार जी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक। और राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ आलोक जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नौजवानों को प्रशिक्षित भी करते हैं, इसलिए आज हमने आलोक जी को चुना कि उनको भी इस विषय की ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी। आलोक जी, मैं अभ्यर्थियों के पास, नौजवानों के पास जाऊं, उनकी पीड़ा सुनूं, उससे पहले एक टिप्पणी आपकी लूंगा। मैं मानता हूं ये राजनीतिक विषय नहीं, ये चुनाव का विषय नहीं, ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का नहीं, ये नेताओं का विषय नहीं, ये व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है। कोई भी भर्ती जो संदेह के दायरे में हो वो भर्ती ठीक नहीं हो सकती। और जिस भर्ती के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतरे, हजारों लोग पीड़ा जताएं, तो व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि संशय के बादल हटे, विश्वसनीयता बहाल हो। उसके लिए अगर किसी पर 1, 2, 4 परीक्षाओं को फिर से भी कराना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है? आलोक पांडे जी। जी, मेरा मानना है कि गंभीरतम अपराध की गंभीरतम सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। योगी जी का बुलडोजर इस तरफ भी घूमना चाहिए। जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में योगी जी का बुलडोजर चला और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, तो जो अधिकारी दोषी पाया जाए, क्योंकि ये जो गंगा जहां से निकलती है अगर वहीं अपवित्र हो जाए तो वहीं पर शुद्धिकरण जरूरी है। अब अगर कानपुर में हम गंगा का शुद्धिकरण करें और वो हरिद्वार से अपवित्र होकर के आए तो हमें हरिद्वार में ट्रीटमेंट करना होगा। दर्द कहीं और है और मलहम हम कहीं और लगेंगे। ये पिछले 2 दशक का है। जब मैं विद्यार्थी था, मैं आयोग में बैठता था अखिलेश यादव जी की सरकार में,
और वहां पर एक यादव जी चेयरमैन थे और उनके माध्यम से आज तक उसकी जांच चल रही है और उसमें हल नहीं निकला। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। जब भी कोई विद्यार्थी होता है, पिछले 2 दशक से तो मैं कह ही सकता हूं, उस समय सरकार उनका उस तरह से ख्याल नहीं रखती। जब भी कभी पेपर लीक होता है तो ज्यादातर क्या होता है, कमेटियां बनती हैं और वो चीज न्यायालय में चली जाती है और बच्चा ओवर एज हो जाता है, उसके साथ गंभीर अपराध हो जाता है। ये राष्ट्रद्रोह ऐसे होना चाहिए। ठीक बात सुनिए, ठीक बात आलोक जी। मैं नौजवानों को बीच में लाऊं बहस में, उससे पहले एक टिप्पणी जरूर, आज मैंने सुबह भी इस पर जब चर्चा की थी तो इस बात को कहा था, पिछले 20-25 वर्षों में 35 वर्ष मुझे हो गए एक पत्रकार के नाते काम करते हुए। 20-25 वर्षों की तो स्पष्ट याददाश्त है। एक भी घटना ऐसी नहीं जिसमें किसी आयोग के चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर जेल भेजे गए हो 20-20 लाठी मार के, नहीं। वो अनवरत काजू खा रहे हैं, पहले भी आज भी कॉफी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं अंजीर का, क्या बाहर लड़का नारा लगाए और लाठी खाए। ठीक, मुझे बताए कोई विद्वान किसी सरकारी भर्ती बोर्ड के चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर, बड़े हाकिम जेल गए, उन पर रासुका लगी? नहीं, उत्तर नहीं। पकड़ा कौन गया? सिपाही, होमगार्ड, बाबू, कोई छुट भैया, कोचिंग वाला, बड़े वाले नहीं, कोचिंग वाले भी जो जादूगर है वो नहीं, जो मोहल्ला टोला में एक कमरा किराए पे लेके कोचिंग का बोर्ड लगा लेते, उनको 2-4 लठ मार के बंद कर दिया, बोले पकड़ लिए। इनसे समस्या नहीं सुलझेगी आलोक बाबू, इनसे समस्या नहीं सुलझेगी। ये कारोबार फलता फूलता रहेगा, जान लीजिए। आलोक जी ने जो बात कही कि जड़ पर प्रहार करना होगा, मर्ज सबको पता, जड़ कहां है ये भी पता, तो अब तो केवल प्रहार की जरूरत है। सुनील यादव जी के पास चलता हूं। सुनील जी, एक एफआईआर भी दर्ज हुई है पुलिस भर्ती के पेपर आउट को लेकर, और उसमें बहुत विस्तार से 2, 2.5, 4, 3 पन्ने टाइप्ड, 3 पन्नों में सारा डिटेल है। आप अगर देश को, प्रदेश को कुछ कहना चाहें, बताना चाहें, तो मसला क्या है और अब आपकी मांग क्या है वो बताइए। आपकी पीड़ा कहां पर है मूल रूप से? देखिए, 2017 में मैंने इंटर किया, मेरी उम्र 18 होती है, 18 में पेपर आउट होता है। उसके बाद 19 में भर्ती एक आती है और उसके बाद 5 साल बाद लगभग 2024 में भर्ती आती है, जब मेरी उम्र जो है भर्ती लायक नहीं बचती है। लास्ट मेरे पास मौका होता है तो मैं देखता हूँ कि मैं भाई अपने घर कई महीनों से नहीं पहुंच पाता हूँ। मैं अपने जो है किराए पे कमरा लेकर रहकर पढ़ाई करता हूँ, और जब पेपर देने सुबह को जाता हूँ, वापस जब होता हूँ, पेपर देकर मैं वापस होता हूं, तो मुझे पता लगता है कि पेपर आउट हो गया है। पेपर हर एक उस व्यक्ति तक पहुंच गया है जो कि पेपर को खरीद रहा है, जो कि सोशल मीडिया के द्वारा उस पेपर की नकल करके और जो है अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। अब हम जब पहली शिफ्ट में पहुंचे, हमने आकर देखा, आकर मिलाया, तो वही क्वेश्चन जो टेलीग्राम सोशल साइट्स पर जो क्वेश्चन चल रहे थे, वो क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए थे। बड़ा दुख हुआ। हमारे पास वो पैसा नहीं था, किसान परिवार से थे। एक समय ऐसा था कि जब नौजवानी में हमारे ये एक मन में सपना था, हम अग्निवीर के लिए जाएंगे। अग्निवीर जैसी स्कीम आपने प्राइवेट कर दी, अग्निवीर जैसी स्कीम आपने 4 साल की कर दी। अब जब ये हम पुलिस भर्ती के लिए हम जाते हैं, तो आप इसमें भी पेपर में धांधली कराते हैं। ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें की धांधलेबाजी नहीं हो रही है? हम मांग करते हैं कि भाई ये पेपर दोबारा से हो और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपने कुछ समय पहले ही कहा था कि भाई जो पेपर आउट करेगा हम उस पर निगरानी रखेंगे, उस पर करोड़ों का जुर्माना लगाएंगे, हम उसे कई साल जेल भेजेंगे। शायद वो लोग आपसे नहीं घबरा रहे हैं, शायद वो लोग आपसे नहीं डर रहे हैं। आप लगातार आपके जो है सामने आकर वो पेपर आउट करें। शायद इसमें कहीं ना कहीं सरकार की, नेताओं की, मंत्रियों की, इन लोगों की भी मिली भगत है। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, बड़े बड़े घरों में बैठते हैं। ये किसानों के, उन बच्चों की परेशानी नहीं समझते जो कि किराए का कमरा लेकर एक टाइम का भोजन ले रहा है। उन लोगों की शायद ये परेशानी समझ पाए। ठीक बात सुनी लिया था, बहुत जेन्युइनली और बहुत अच्छी बात आपने कही। ध्रुव गुप्ता जी, बात बार बार कही जा रही है गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक के वी वांट री एग्जाम। मैं इससे थोड़ा, सुनो बाबू, मैं इससे थोड़ा अलग हटके सोचता हूं। क्या
मैं तब तक री एग्जाम की मांग के पक्ष में नहीं हूं, धैर्य से सुनिएगा, अभी आपको लगेगा अरे ये क्या बोल दिए। तब तक री एग्जाम के पक्ष में नहीं हूं आलोक बाबू, जब तक ये तय ना हो जाए कि अगला इम्तिहान कैसे होगा। मैं एक और धरने के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। मान लीजिए आज घोषणा हो गई री एग्जाम मंगलवार को और फिर बुध को धरना, नहीं, पहले ये व्यवस्थित हो कि अगला इम्तिहान 100% पारदर्शी होगा, ये सुनिश्चित हो तो इम्तिहान अगला हो ना। अन्यथा ढाक के वही 3 बात। ध्रुव गुप्ता जी, आरओ और एआरओ का विषय भी गूंज रहा है। मैं देख रहा था कि नौजवानों ने उत्तर प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर सड़क पर लिखा लीक सेवा आयोग। पिछले सर 11 तारीख से जब ये पेपर हुआ था उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ लोक सेवा आयोग के बाहर लोग धरना दे रहे हैं। उसके बावजूद सरकार को अभी तक समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, अभी तक वो जांच का विषय ही बना हुआ है। पिछले कितने पेपर हो गए हैं जो लीक होते हैं, सरकारें जांच करती हैं, उसके बाद आता रिजल्ट क्या है, छात्रों को हताशा मिलती है जी। तो इस पर यही कहना चाहूंगा कि सरकार को सबसे पहले अपने सिस्टम पे सुधार करने की जरूरत है। पेपर लीक कहां से हो रहा है, ये कोई छोटा तो है नहीं कि सर छोटी सी बात है कि पेपर लीक हो गया फिर हम री एग्जाम करा लेंगे। सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा कि एक व्यवस्थित संस्था है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, उसका पेपर लीक हो जाता है। 2016 में भी सर इसी तरह पेपर लीक हो गया था और 2016 के बाद में फिर उसको रद्द करके फिर पेपर कराया गया। उसके बाद अभी देखिए 11 तारीख को पेपर लीक होता है, पुलिस का फिर लीक हो जाता है जी। तो लगातार ये लीक का सिलसिला चल रहा है, तो इसमें सरकार को सुधार करने की जरूरत है ना। ध्रुव गुप्ता, मैंने आपने कहा लोक सेवा आयोग प्रतिष्ठित संस्था है, उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित संस्था थी। हमने एक दौर वो देखा जो एक सज्जन जिला बदर थे आगरा में, वो इसके अध्यक्ष हो गए हैं, मूंछों में चमेली के तेल लगा के मेज पे पांव रख के बैठते थे अंदर। क्या जो जिला बदर थे वो इसके अध्यक्ष हो गए थे? भाई साहब, काहे की प्रतिष्ठित, ऐसी प्रतिष्ठा को गंगा में सिराओ। हमने तब भी नौजवानों को लोक सेवा आयोग के दफ्तर के दरवाजे पर माथा मारते देखा था, तब भी मैं ये मसला उठाता था कि कैसे कैसे सरकार कैसे कैसे कदाचारियों को आयोग में बैठा दिया गया। मैं विजय कुमार के पास चलूंगा, लेकिन फिर मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैं री एग्जाम के पक्ष में तब तक खड़ा नहीं होऊंगा, 2 महीने बाद हो इम्तिहान, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब की ये तय होना चाहिए कि ये जो हुआ 2 परीक्षाओं में, इसके लिए जिम्मेदार कौन, और जो जिम्मेदार हैं वो सरकारी सेवा से बर्खास्त हो, उन पर एनएसए लगे। जब इतना काम हो जाए तो मैं ध्रुव गुप्ता और सुनील यादव की मांग के पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा कि अब री एग्जाम कराओ। आपको पता है जब चोट लग जाती है ना बच्चा, ध्रुव गुप्ता, है ना, फिर ड्रेसिंग कराने जाते हैं 2-4 दिन बाद, है ना, एक तो ड्रेसिंग हो गई पहले दिन, तो डॉक्टर पहले उसको साफ करता है, क्या उसी रुई के ऊपर और दवा नहीं लगा देता है? ना ना ना, ड्रेसिंग तब हो जब पहले घाव साफ हो। आप री एग्जामिनेशन की मांग है वैसी कि उसी के ऊपर और बर्नोल वो बीटाडिन लगा दो ना, पट्टी हटे, घाव अनावृत हो, घाव का शुद्धिकरण हो, उसके बाद वाजिब दवा लगे, तब बात बनेगी। विजय जी, आप लोगों का भी प्रदर्शन मैंने देखा, क्या मांग है, क्या पीड़ा है और क्या समाधान हो सकता है, आपका बताइए, आपकी नजर में क्या समाधान हो सकता है? को उठाया जी, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा मामला है 2018 की भर्ती है,
69,760 की भर्ती है और आपने तो इसके एक एक पहलू पे हमेशा अपनी आवाज बुलंद की और 69,000 में करीब 60,000 नियुक्तियां हुई और उसमें बड़ा योगदान रहा, आपने हर समय आवाज उठाई। इसी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के जो प्रावधान है, जो संविधान जो आरक्षण की व्यवस्था देता है, उसमें गड़बड़ियां की गई। बहुत लंबे समय तक हम लोगों का सर आंदोलन चला, उसको भी आपने कवर किया सर। तत्कालीन जो कृषि शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये बताया कि विभाग से गलतियां हुई। इसके बाद हमारे 5 लोगों को फिर 23 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके 5 साझेदार समाज विशेष आवास को मिलाया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गलती हुई है, इसको सुधार के हम आपको नीति करेंगे। हम लोग बहुत खुश हुए सर कि भारत के जो जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हमारा पहला राज्य था कि कोई सरकार एक कदम पीछे हटी और अपनी गलती मानी और ये कहा कि हम जो है अपनी गलती सुधार के आपको नीति पकड़ेंगे। 5 जनवरी 2022 को सर हमारी 6,800 लोगों की लिस्ट निकाल दी गई, उसमें मेरा भी नाम आया। मेरे घर में भी 22 जनवरी को दीपावली मना ली गई, होली जैसा माहौल बनाया गया कि हमारे बेटी को नौकरी लग गई। बड़े लंबे संघर्ष के बाद 2018 की भर्ती में 2022 में नौकरी मिल गई, लिस्ट आ गई, नियुक्ति की बात तक हो गई सर। 8 तारीख को आचार संहिता लग गई। उसके बाद इन्हीं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ऐसा कुचक्र रचा हमारे साथ कि हम लोग उसका दंश आज तक झेल रहे। मामला न्यायालय में गया, न्यायालय ने भी 13 मार्च 2023 के अपने जजमेंट में ये कह दिया कि आरक्षण के प्रावधानों को अनुपालन में गलतियां हुई हैं, उसको सुधार कर बेसिक शिक्षा विभाग एक नई चयन सूची बनाए। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक न तो सरकार ने उस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया और न ही उस आदेश का अनुपालन किया। आपने पूछा कि समाधान क्या हो सकता है। सर हमारे जो पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी साहब, उन्होंने कहा कि अगर करने पे आएंगे तो अभी भी इस भर्ती में 10,000 से अधिक पद खाली हैं, सारे के सारी नियुक्तियां की जा सकती है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चाहते ही नहीं है कि इस मामले का हल। जब उनके पास हम लोग तक जाते हैं, वहां से जाति से गालियां दी जाती हैं। कुछ अधिकारी तो ऐसे, शायद मैं नाम तो ले लूं आपके सामने, लेकिन हो सकता है कल बड़े लंबे संघर्ष के बाद नियुक्ति पत्र मिल भी जाए तो और परेशान किया जाए मुझे, तो सर इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक मैं कुर्सी पर बैठा हूँ तुम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें चाहे जो करना हो करना। तो मेरा सर यही कहना है कि समाधान इसका यही है कि बहुत सारे पद खाली हैं और कोई कानूनी अड़चन नहीं है। सरकार जिस दिन चाहे उस दिन हमारी नियुक्ति दे सकती है, इस मामले में पहल करनी चाहिए। ठीक बात है विजय जी। कैसे कैसे लोग शासन में बाबूइज्म में आ जाते हैं, जिसको हम नौकरशाही बोलते हैं थोड़ा सम्मानित ढंग से, जो चीजों को सुलझाने में यकीन नहीं रखते, उलझाने के लिए कमर कस के आते हैं नौकरी में कि ना हमको उलझाना। खैर आलोक पांडे जी, आप जानते हो मेरी निगाह बुनियादी मसलों पर ज्यादा रहती है, ठीक, क्योंकि बुनियाद में ही चीजें ठीक हो सकती है, अन्यथा नींव गलत भर जाए तो इमारत सीधी कैसे बनेगी। मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात से सुनील यादव, ध्रुव गुप्ता सहमत होंगे। कई ऐसी परीक्षा भर्तियां हुई, इम्तिहान हुए जिनमें क्वेश्चन पेपर गलत बन गया, ठीक, परीक्षा हो गई, बच्चे चले गए कोर्ट ने 4 थप्पड़ इस गाल पे मारे परीक्षा कराने वाली एजेंसी को, 4 दूसरी गाल पे मारे, ठीक, वहां से थप्पड़ खा के वापस आ गए अधिकारी। लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि उस विभाग का सचिव जेल भेज दिया गया, उस विभाग का अंडर सेक्रेटरी जेल गया, डायरेक्टर जेल गया, या वो अधिकारी भी जेल गया जिसने पर्चा बनाने वालों का पैनल बनाया। भाई किसी ने तो बनाया होगा ना पैनल कि भाई आलोक पांडे पर्चा बनाएंगे, तो किसी ने तो आपको नॉमिनेट किया होगा, किसी ने आपका बिल पास किया होगा। जो उनके जेल जाने की खुशखबरी नहीं मिली मुझे। क्या बोले जी पेपर दोबारा करा देंगे, मैं इस पक्ष में ही नहीं। पेपर दोबारा की बात तो बाद में, पहले ये पाप जिसने किया उस पर एनएसए लग गया, उस एनएसए की रिपोर्ट तो सार्वजनिक करो। आलोक पांडे जी, एक्चुअली कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी है। अब कैंसर में वो पैरासीटामोल दे रहे हैं तो कैसे असर करेगी। ये जो एग्जामिन प्रक्रिया है जो 2 दशक से बहुत खराब है सर, इस प्रक्रिया का केवल एक अपराध का दंड, यहाँ अपराध होता है करता है कोई और दंड मिलता है किसी और को। इसीलिए समस्या का हल नहीं है, दर्द कहीं और है, दवा कहीं और लगाई जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत संगठित आर्थिक अपराध किया जा रहा है। एक फिल्म आई थी, मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, उसमें एक इसी व्यवस्था को लेकर के बताया गया था कि बंदा वो जेल भी चला जाता है तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है,
और वहां से निकल आता है तो मेडिकल कॉलेज खोल देता है। तो ये पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और ये मानता हूं कि इसमें अगर ढंग से इलाज किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शासन के सर्वोच्चतम बिंदु के करीब करीब बहुत लोग ऐसे बैठे मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई के बगैर नीचे के लेवल पर किसी के साथ इस तरह की इतनी बड़ी मात्रा में अपराध कर देना या परीक्षा को बार बार लीक करा देना, कभी 10-15 साल में एक बार हो गया तो ठीक है। अब आप देखिए भारत में और भी एग्जामिन बॉडी है, जिससे मैं यूपीएससी को पढ़ाता हूँ। यूपीएससी में एक आध बार अपवाद है 75 सालों में, छोटा मोटा, उसके सिवाय लगभग वो कभी भी उसकी परीक्षा लीक नहीं होती। आज आपने भी मुद्दा सुबह उठाया था। तो उसमें यह है कि फिर उस तरह की परीक्षा का आयोजन दोबारा क्या ये राज्य सरकारें नहीं करा सकती, और अगर राज्य सरकारें बार बार पेपर लीक करते, इनके अधिकारी इतने अक्षम हैं, तो इनसे एग्जामिन अथॉरिटी छीन लेना चाहिए और यूपीएससी को भर्ती बड़ी करके उसी को पूरे देश की परीक्षा ऑर्गेनाइज करने का अधिकार दे देना चाहिए। कम से कम पेपर लीक तो नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। सुनील यादव, वही स्कूल, वही कमरा, वही डेस्क, क्या वही मास्टर साहब, वही बीएलओ जो ड्यूटी दे रहे, वही आईएएस का इम्तहान कराते हैं और वही सिपाही भर्ती का कराते हैं। कोई अलग स्कूल तो मिलता नहीं कि आईएएस वालों के लिए अलग स्कूल है, इसका फर्रुखाबाद में सेंटर नहीं रहेगा, इसका केवल लखनऊ में रहेगा, ऐसा तो है नहीं बेटा, क्या जी? वहां ईमानदारी से हो जाता है और यहां दे धकाधक ये टेलीग्राम और पोस्टमैन और क्या क्या है, कहां कहां क्या क्या जारी हो जाता है। मैं बात समझ नहीं पा रहा। नहीं, इसी देश में अभी आलोक बता रहे थे 75 साल से ज्यादा का इतिहास हो गया संघ लोक सेवा आयोग का। एक आध बार का अपवाद छोड़ दीजिए, हर परीक्षा 100% पवित्रता के साथ। तो राज्य में क्यों नहीं हो सकती सुनील जी? देखिए जो है, अगर ये सही से कार्यवाही करें तो शायद कुछ हो। आप देखेंगे कि कोई कंपनी इस एग्जाम को कराने के लिए नहीं मिल रही थी, शायद ये भर्ती कराकर इन्होंने अपने ऊपर से बोझ उतारा होगा, क्योंकि 5 साल से जब ये कोई भर्ती नहीं लेकर आ पा रहे, हमने पहले भर्ती मांग के लिए सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। जब इन्होंने देखा कि भाई अब इस जो है प्रदेश का युवा मांग कर रहा है एक बड़े स्तर पर जो है भर्ती हो, तब इन्होंने 60,000 भर्ती दिखाकर, जिसमें लगभग 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भरा गया और अन्य राज्यों के भी लगभग 5 लाख से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा, तो एक एजेंसी को ये भर्ती थोप दी जाती है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों से ये पेपर आउट करना नहीं रोका जा रहा है, तो एक एजेंसी को ये भर्ती थोप देते हैं और वो एजेंसी भी इस पेपर को रोकने में नाकामयाब हो जाती है। अब खिलवाड़ किसके साथ होता है? हम उन लड़कों के साथ जिन्होंने कि एग्जाम कराने के लिए पहले प्रदर्शन किया, एग्जाम देकर आए, उसके बाद हम लोग फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको कहीं लग रहा है कि ये जो है कहीं, अगर पहली बात तो अभी यूपी जो है बोर्ड भी ये मानने को, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड मानने को भी तैयार नहीं हो रहा है कि पेपर लीक हुआ है। उनके सामने जो एक मिनट सुनील, जो आप लोगों से वो आप मांगे गए थे साक्ष्य कि भाई आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर इसको अपलोड करिए, वो आप लोगों ने किए? जी, वो साक्ष्य जो है उसकी वेबसाइट पर भी अपलोड किया और साथ साथ आज वही साक्ष्य लेकर लखनऊ में हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी या उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के पास इतना समय नहीं कि आप सामने जाकर उस साक्ष्य को आप ले लीजिए। अगर आपको वो ऑनलाइन भी नहीं दिख रहा तो आप सामने जाकर उस साक्ष्य को ले लीजिए। जी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में आप लोगों की कोई बात हुई? वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से कोई संपर्क? ये ऑनलाइन साक्ष्य है जो हमें साइड एक मिली, वहां हम लोगों ने अपलोड किए और आज वहां जब इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, हमारे साथ भी बहुत सारे साथी पहुंचे हैं, तो वहां भी जो है उनका कोई सही जवाब नहीं मिला। उन्होंने ये कहा कि भाई ये कमेटी गठित कर दी गई, जो कि लगातार और भी परीक्षाओं में इन्होंने यही जवाब दिया। वो कमेटी अभी तक जांच कर रही है। जब आपके पास इतनी अच्छी इंटेलिजेंस कंपनियां हैं, आप उनसे जांच कराइए और जो जिन्होंने गलती की उन पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने का आप काम कीजिए। अब हम लोगों की अब तक तो उम्र भी निकल जाएगी, वो अगली भर्ती आएगी, वो हम आगे और क्या उम्मीद रख सकते हैं इनसे। ध्रुव गुप्ता, आपके लोक सेवा आयोग ने भी कहा था कि हमने एक इंटरनल आंतरिक जांच समिति बनाई है। कल मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जांच समिति बहुत आगे बढ़ी है, कहां तक आगे बढ़ गई, कोई जानकारी है आपको? ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा ही आगे निकल गई हो, जाना हो नहीं सर, चली गई हो अमेरिका? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, अभी तक ऐसा कुछ ठोस हम लोगों को बात
आश्वासन मिला नहीं कि नहीं कहां तक बढ़ गई है, बस चल रही है, वही है कि चल रही है। नहीं तो कुछ अधिकारियों ने आपको इंडिकेट किया जब आप लोग वहां गए, किसी अधिकारी कर्मचारी कोई आपसे मिला, किसी ने बताया कि हाँ भाई इतने दिन का समय लगेगा, ये स्थिति है, कहीं कोई पारदर्शिता दिखी आपको लोक सेवा आयोग के अंदर? सर पारदर्शिता का तो अभी उनके जो जवाब आ रहे हैं उससे लगता नहीं है कि कुछ फिलहाल हो पाएगा। लड़कों ने, हालांकि परीक्षार्थियों ने कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर हमको जांच करके परीक्षा निरस्त करिए, लेकिन अभी तक अधिकारी और कर्मचारियों की ढीला ढाली चल रही है। जी 11 तारीख को सर जब पेपर हुआ था, उसके बाद जब धरना प्रदर्शन हुआ था, उस दिन मुलाकात करने के लिए जब हम लोगों ने मांग की थी कि अध्यक्ष जी खुद आके मुलाकात करें, तो उन्होंने पता नहीं 4th क्लास कर्मचारी को भेज दिया था। क्या वहां का 4th श्रेणी का कर्मचारी इस मुद्दे को डील कर रहा है? अब वो उनका जिस तरह का रवैया था उससे तो सर यही लग रहा है। कौन से कैसे लोग लोक सेवा आयोग में बैठे भाई, इन सबको जेल भेजो, बर्खास्त करो। अभी मैं आलोक जी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा लड़का धरने पर है, आप 4th श्रेणी कर्मचारी और लिपिक को भेज रहे हो, जाओ बात कर लो। सत्यनारायण की कथा कर रहे हो क्या? अभी मैं जेल भेजना चाहिए इनको। सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि अधिकारी सक्षम नहीं है, तो मुझे भी लगता है कि अधिकारियों में सक्षमता बाकी नहीं रह गई है, कर्मचारियों के भरोसे अब चल रहे हैं आयोग। अच्छा पहले आलोक पांडे जी, भाई जितने भी आयोग के मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही तनख्वाह पा रहे हैं, मानदेय पा रहे हैं, उसी से काजू मंगा रहे हैं, उसी से अंजीर का जूस मंगा रहे हैं जो खा पी रहे हैं। हम उनकी गाड़ी में तेल भी हमारे टैक्स के पैसे से भर रहा है, फिर वो जिम्मेदारी से बरी कैसे हो सकते हैं? सर भयभीत हो ना प्रीत, ये भय नहीं है, निर्भय है। ब्यूरोक्रेसी जो इसीलिए इसे कहा जाता है लाल फीता शाही, शाही है ये हिलते नहीं है। और बिल्कुल आप मान के चलिए कि जितना मैं ब्यूरोक्रेसी को समझ पाया हूं, बाहर से जितना समझ पाया हूं, डर बिल्कुल है ही नहीं। ये तब तक काम नहीं करते हैं, ये तब तक चीजों को टालते रहते हैं जब तक कि नौकरी जाने खतरा ना आ जाए। तो आप बताइए, इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के साथ में प्रशासन चलाना है, सरकार इन्हीं को रोज बर्खास्त करते रहे तो वो रोज सरकार भी बचती, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि कहां तक इनको समझाया जाए, इन्हीं से काम लेना कल को। तो ये बात ब्यूरोक्रेट अच्छी तरह से जानता है कि प्रशासन चलाने की सबसे बड़ी भूमिका हमारी। अभी अगर 10 को बर्खास्त कर दिया जाएगा, इनकी अपनी यूनियन है, फिर यूनियन आज के वो अपने आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो आईएएस यूनियन भी है और उत्तर प्रदेश वाले जो राज्य अधिकारी उनकी भी यूनियन है, तो बहुत सारे दबाव आते तो सरकार खुल के नहीं बोल पाती। नहीं आलोक जी सारी बात ठीक, आलोक जी सारी बात ठीक। भाई 1000 केंद्रीय सेवा के अधिकारी होंगे आईएएस और आईपीएस उत्तर प्रदेश में, 1000-1200, 2000, 5-7 हजार मान लो पीपीएस होंगे, 10,000। क्या करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का इस डर से छूट नहीं दी जा सकती कि इनकी एसोसिएशन नाराज हो जाएंगी। नहीं, आप लोक सेवक हैं, लोक के स्वामी नहीं है। और अगर लोक धरने पर है तो सेवक को दंड क्यों नहीं दिया जाए? विजय कुमार जी, जिस भी महान अधिकारी ने ऐसी घोषणा की कि जब तक हम कुर्सी पर हैं तब तक आप लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी, कोर्ट कहे चाहे कोई कहे, आप लोगों ने उसके बारे में राजनीतिक नेतृत्व को बताया, पॉलिटिकल लीडरशिप जो सरकार की होती है, किसी मंत्री को, किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को कहीं इस बात का उल्लेख किया कि भाई ऐसे अधिकारी भी हैं? सर जिस अधिकारी ने ये बात बोली जी, उसकी बाकायदा हम लोगों ने शिकायत, जो हमारे सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री, उनसे हम लोगों ने शिकायत की। शासन में जहाँ पे ये बातें पूछी जाती है कि कहाँ अड़चन आ रही है, हम लोग जो यहाँ के सीपी हैं उनको भी ये नाम बताया कि उनकी वजह से ये समस्या आ रही है। लेकिन उनका ये कहना है, जो अधिकारी, उनका ये कहना है कि भाई आपको जिससे शिकायत करनी हो करो। और मुझे तो आश्चर्य है, आप सुनेंगे तो आपको भी सर आश्चर्य होगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री भी उनके आगे नतमस्तक है।
ऐसे अधिकारी हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में बैठे हैं जिनका दंश हम लोग झेल रहे हैं। सर मैं एक बात से आपकी पूरी तरह से सहमत हूँ। कभी जो हमारे दो भाई बैठे हैं उनको बड़ा आसानी है वो कि ये कमेटी बन जा रही है और उसको कुछ कारण हो। सर आप ही के बहुत प्रयास करने के बाद शिक्षा मित्रों के मामले के निस्तारण के लिए और उस समय जो 2011 के बीएड और सीईटी पास थे उनके निस्तारण के लिए दिनेश शर्मा जी जो इसके पहले जो उप मुख्यमंत्री कमेटी बनी थी, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी सर। और आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता कि उस कमेटी का हक क्या हुआ। और शिक्षा मित्र जहाँ थे वही है, बीएड सीईटी वाले जहाँ थे वही है। और 69,000 शिक्षक भर्ती को भी लेकर राजस्व परिषद के चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस मामले में भी आज तक क्या हुआ ये बात भी आपको पता नहीं। तो मैं भी इस बात से पूरी तरह से आपको सहमत हूँ कि पेपर रद्द होना और दोबारा हो जाना ये जो है हल नहीं है इस मसले का। पहले ये तय हो जाए कि जितने जिम्मेदार लोग हैं जिनकी वजह से ये आज परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि लाखों लोग सड़कों पर हैं, लाखों लोगों के कैरियर 4 साल से 5 साल से बर्बाद कर दिए गए, जब तक जिम्मेदार एक एक व्यक्ति को कठोर से कठोरतम सजा नहीं मिलेगी, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, राजपाल नहीं लगाई जाएगी उनके ऊपर, मैं ये आपकी जो मैं इस चैनल पे बैठ के आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ सर, बहुत लंबी पत्रकारिता है आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ आने वाले कई सालों तक ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। सरकार चाहे जिसकी होगी लेकिन ना पेपर लीक रुकेगा और ना ही अभ्यर्थियों के भविष्य व्यवहार होना रुकेगा। इसका सिर्फ एक उपाय है, ठीक कह रहे विजय बाबू, जितने जिम्मेदार लोग हैं उनको जो है पहले गिरफ्तार करके जेल में डालें। मैं राज्य के उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से कहूंगा कि आपको चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव में जाना है हर 5 साल में मित्र। अधिकारी तो वहीं बैठा रहेगा। मैं हमेशा राजनेताओं से कहता हूं कि अधिकारियों के बचाव में अपनी प्रतिष्ठा मत गवाइए। अक्षम, भ्रष्ट और दुष्ट अधिकारियों के बचाव में अपनी प्रतिष्ठा खराब मत करिए। आपको जनता की अदालत में जाना है बार बार, उससे बच नहीं सकते। और जनता के आशीर्वाद के बिना दोबारा मंत्री की कुर्सी पर नहीं आ सकते, ये भी जान लीजिए। जो बात विजय कह रहे हैं इसको देखा जाना चाहिए शिक्षा मंत्री के स्तर पर। ऐसे कौन से अधिकारी है जो लोकतंत्र के मूल स्वरूप को धज्जियां उड़ा रहे, करे चाहे जिससे कह दो चाहे जो कर लो, हम नहीं होने देंगे। ये खुदा हो गए। ऐसे अधिकारियों को सबसे पहले मुअत्तल करके जेल भेजा जाना चाहिए। लोकतंत्र का शिष्टाचार प्रवाहित कर दिया गंगा में इन अधिकारियों ने। आलोक जी, मसला वहीं पर आके खड़ा हो जाता है। एक कमेटी बन गई, ठीक, जांच पे जांच और फिर दुनिया भर का स्मारक अनुस्मारक चलता रहा, होता रहा। पता लगा कि बाद में फैसला को कुछ हो। वो एक शेर था ना कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। जो बात सुनील कह रहे हैं या ध्रुव कह रहे हैं, मान लीजिए कमेटी बन गई, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, 2-4-5 साल में सब फिर हो गया। बोले हाँ जी उस वक्त उस सन में जो परीक्षा हुई थी वो गलत, उसमें पर्चा आउट हुआ था, सही बात थी। मान लीजिए इनकी तो उम्र निकल गई, सुनील यादव की, ध्रुव गुप्ता की। ये किस जो गलती इन्होंने की नहीं उसकी सजा जीवन भर भोगेंगे। आलोक जी, अमिताभ सर, यही मैं कहता हूं कि ये राष्ट्रद्रोह है। अब आप सोचिए कि कई करोड़ घर, यानी आप देखिए कितने, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं 60,000, फिर उसके बाद 6800, फिर उसके बाद तो ये गिनती ही नहीं है, करोड़ों घरों की, ये करोड़ों लोगों की जब बात है, 3-4-5 करोड़ लोगों की जब बात है, और उसके बाद ये ब्यूरोक्रेट उन चीजों को दबा ले जाते हैं, सरकार को मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे ब्यूरोक्रेट समझा लेते हैं और कैसे नेता समझ जाते हैं, ये मेरी बात अब तक समझ में नहीं आती है। नेता को 5 साल में 3 बार चुनाव में जाना पड़ता है, क्योंकि अब चुनाव अलग अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकल बॉडीज का चुनाव, तो 5 में तो 3 बार जाने करना है। फिर नेता जिनका प्रतिनिधित्व करता है उनका दर्द समझ क्यों नहीं पाता? मीडिया कह रही है, आप कह रहे हैं, हम सब लोग कह रहे हैं कि बच्चा रोड में है, दर्द है तभी तो रोड में है, ना कौन रोड में आएगा?
उसके दर्द को समझो और परमानेंट निवारण करो। जो आपसे मुद्दा उठा रहे हैं केवल इस परीक्षा, बात ये नहीं, अब ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए कि पुलिस भर्ती का दोबारा हो गया और बात खत्म हो गई। ये होना चाहिए इस आंदोलन का हल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, योगी महाराज जी द्वारा, योगी जी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, कि दोबारा हमारा बच्चा रोड में ऐसे ना आए। ये वही सक्षम है। अगर वो नहीं कर सकते तो मुझे लगता है फिर आने वाले समय में कोई न कर पाएगा। इस समय इतना शासन का इकबाल है, सत्ता का इकबाल, कि नियंत्रण कर सकता है वो। सुनील यादव जी आलोक भाई, सुनील यादव, ये पुलिस भर्ती बोर्ड का ढांचा क्या होता है, जरा बताइए। कौन लोग होते हैं इस भर्ती बोर्ड में? इसका डीजी होता है, क्या स्थिति होती है, किस स्तर का अधिकारी इसको हेड करता है? देखिए साहब, ऐसा लगता है कि अब चुनाव के नजदीक इन लोगों ने ये भर्ती दी है। इनका जो भी चुनाव प्रचार का था इन लोगों ने मदद करने का, मुझे तो लगता है ऐसा काम किया है। हम इन लोगों की लाठियां भी खाएं, उसके बाद हम इन लोगों के सामने विनम्रता पूर्वक मांग करते हैं, तब इन्हें वो भी बुरा लगता है। अब तो इन्होंने जो देशद्रोह लगाना चाहिए, जिन्होंने पेपर आउट किया उन पर तो ये लगा रहे हैं प्रदर्शन करने वाले, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले उन छात्रों पर जो कि एग्जाम की मांग करते हैं, जो कि मांग करते हैं कि ये पेपर आउट ना हो। आने वाले समय में अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो शायद बोर्ड ने भी उन लोगों की मदद की होगी। मैं तो इस बात को खुलकर कहूंगा, क्योंकि वो लोग कहाँ समझेंगे हम लोगों की परेशानी। हम कहाँ 1000-2000 रुपए में अपने महीने का खर्चा चलाते हैं, उन्होंने 2 अरब रुपया इकट्ठा करके शायद अपने लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं इकट्ठा करने का काम किया है। नहीं, वो जो रुपया जमा होता है वो किसी पार्टी के खाते में नहीं जाता बेटा, वो चुनाव में नहीं लग सकता, वो सरकार की ट्रेजरी में जाता है। इसलिए इतना भी सरलीकरण चीज़ों का नहीं करो, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं होता कि हमको ले आओ, ऐसा नहीं कर सकता कोई, ठीक है ना। वो जो आप बैंक ड्राफ्ट लगाते हो वो सरकार के खाते में जाता है, ठीक। चुनाव हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर वो इशू नहीं है। मैंने आपसे पूछा था कि जरा मुझे पुलिस भर्ती बोर्ड का ढांचा समझाइए, क्या उसका होता है। चलो खैर, अभी तो आप एंट्री लेवल पर ही हो, इम्तहानी दे रहे हो, तो ठीक है। आलोक पांडे से मैं बाद में आऊंगा तो कहूंगा जरा तब तक देख रहे कि पुलिस भर्ती बोर्ड का ढांचा क्या होता है, जरा उस पर भी एक बार चर्चा करें। ध्रुव गुप्ता जी, बात वही कि फिर परीक्षा हो जाए, अब की टेलीग्राम में पर्चा आउट हुआ, दूसरी बार कोई दूसरा ग्राम में हो जाएगा नहीं। पहला पर्चा रामलाल के मोबाइल पे आया, दूसरा श्यामलाल के पे आ जाएगा, तो उससे कोई हल निकलेगा क्या बाबू? नहीं, इसका कोई हल, ऐसे तो फिर ये चलता रहेगा ना सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जब तक कोरोना का वायरस खत्म नहीं होगा शरीर से, वो वैक्सीन ढूंढनी है दोस्त। एक परीक्षा दोबारा हो जाए उससे हल निकलेगा। अगर निकलता होता तो 25 साल से परीक्षाओं का हाल तो मैं ही देख रहा हूं, और हर परीक्षा के बाद कमेटी बनी और हर कमेटी ने कुछ ना कुछ पन्ने काले किए। बिल्कुल, क्या रिजल्ट निकला ध्रुव गुप्ता? बस वही, जैसा पहले चल रहा था वैसा अभी भी चल रहा है। हर रंग की सरकार आली, हर रंग की सरकार आली, बिल्कुल हर रंग के बाबू आ लिए। क्या छोटे कद के, लंबे कद के सब आ लिए, क्या हुआ? कुछ बदला तो नहीं। एक और नया पेपर लीक। मैंने अनिल यादव के समय में भी लोक सेवा आयोग को देखा था, और आज फिर नौजवानों को वहीं धक्के खाते देख रहा हूं। अनिल यादव के समय में जो सीबीआई जांच हुई थी, घोषित हुई थी, जब अनिल यादव और सबको कोर्ट ने हटाया था, कहा था ये लोग भ्रष्ट हैं, मक्कार हैं, इनको हटाओ, तो एक सीबीआई जांच हुई थी, ऑर्डर, और बताया गया वो शुरू भी हो गई। उस बात को भी मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए, अभी तक यही नहीं पता लगा वो सीबीआई की जांच खड़ामा कहां पहुंची भी कि कहीं एक ही जगह पुलिया पर बैठ गई। नहीं, आज तक किसी ने बताया। 2015 की बात है, 2015 से अभी तक वो जांच चल रही है। बताइए, 9 साल हो गए, वो कहां चली है? कोई भटक तो नहीं गई रास्ता? यू टर्न ले गई हो, सीधा जाना हो वो यू टर्न ले गई हो। सही कह रहे हैं आप भाई। कोई उसका कोई सुगबुगाहट भी नहीं आई। बताइए, हमारे पास नहीं आई, जब हमारे पास सामान्यतः सूचनाएं आ जाती हैं। सूचनाएं पब्लिक डोमेन में रख कहां रहे हैं सर? आप लोगों ने कभी पता न करने की कोशिश नहीं की कि वो जो जांच सीबीआई की शुरू हुई थी वो कहां गई, क्या हुआ, कौन लोग जांच कर रहे थे, क्या जांच कर रहे थे?
वो मतिभ्रम का शिकार हो गए, उनकी स्मृति लुप्त हो गई, क्या हो गया? अब तो सर ये बस चल रहा है, वही तो हम भी देख रहे हैं कि कब तक आलोक बाबू 9 साल हो गए। 2000 ध्रुव बता रहे 2000, जो मुझे याद आ रहा अखिलेश के समय का मामला है, तो सीबीआई जांच ऑर्डर हुई थी, ठीक? 9 साल हो गए, आज तक किसी ने ये बताया नहीं कि सीबीआई की जांच खड़ामा खड़ामा पांव पांव ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया कहां चली गई? नहीं, वो पैदल चल रहे थे क्या? मतलब दिल्ली से पैदल भी चले होते सीबीआई वाले तो भी इलाहाबाद कब के आ लिए होते? नहीं, किसी ने सूचना नहीं दी। सर उस वक्त का रोष, छात्रों का रोष ठंडा करना था, ऐलान हो गया सीबीआई जांच करेगी। उसके बाद क्या हुआ आलोक जी? सर उसका भुक्तभोगी मैं भी हूं जी। उस वाली का, मेरी अंतिम परीक्षा थी। आज इन बच्चों को देख करके मुझे अपने वो दिन याद आता ना। मेरा उस समय कोई दर्द, उस समय तो मीडिया इस तरह से मुखर नहीं थी। आज तो मीडिया मुखर है और सरकार के ऊपर दबाव बन जाता है। तो उस समय मैं परेशान था और आज इन बच्चों को देख के मुझे लगता है कि मुझे जो मैंने सहा आज ये बच्चे सह रहे हैं, क्या इनके बच्चे भी वही सहेंगे? हम पीढ़ी के देखें क्या समस्या है? इस समस्या में कोई हल नहीं है क्या? क्या ये इतनी जटिल समस्या है कि सरकारें इनको हल न करना, अगर वो हल करना चाहती हैं? सरकारों में ऐसा क्या समस्या है? अगर संघ लोक आयोग एग्जाम करा सकता है, जैसा कि आप सुबह से मुद्दा उठा रहे हैं, जैसा कि मैं बहुत बार अपने छोटे लेवल पे कहता हूं कि अगर यूपीएससी करा सकती है तो ये क्यों नहीं करा सकती? नियम का खोट है, एक पूरा ऑर्गेनाइज गैंग हो सकता है अगर इसकी जांच हो। ऑर्गेनाइज क्राइम है एक तरह से, ये अपराध है, ये इसमें रास्ता लगाइए, देश जरूर भेजिए और सबसे बड़े अधिकारियों को जरूर भेजिए। गंगा वहीं से फैली है, गंगोत्री से। हम ढूंढ रहे हैं कानपुर में, मैली वहां है गंगा। तो भर्ती बोर्ड का जो ये प्रक्रिया है, जो इसको बात केवल पारदर्शी करने से नहीं होगा, वो हर बार योगी जी कोशिश करते होंगे या सरकारें करती होंगी, लेकिन वो अंदर सिस्टम इतना निर्भय है कि वी कैन मैनेज। जो ये आ गया है, मुझे लगता है कि वी कैन मैनेज। यही भाव। सुनील यादव, एक परीक्षार्थी के नाते, एक अभ्यर्थी के नाते आप हमको बताइए, कोई 3 सुझाव दीजिए कि भाई हमारी समझ, यही 3 सुझाव ध्रुव से पूछूंगा कि भाई हम ये 3 चीजें हो जाएं तो परीक्षा ठीक होने लगेगी। बताइए 3 चीजें। ध्रुव आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, तब तक सोच के रखिए जल्दी से। सुनील देखिए साहब, पहले तो यही कहना चाहूंगा कि एक ठीक एजेंसी को आप परीक्षा की जिम्मेदारी दें, क्योंकि अगर ऐसी एजेंसी रहेंगी तो हम लोगों की उम्र भी बढ़ती रहेगी। दूसरा कि जहां भी एग्जाम है तो आप इस तरह से जो है वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था इस तरह से देख रेख वहाँ कराइए कि कहीं भी पेपर आउट होने से पहले जांच एजेंसी जो है उनकी वहाँ नजर पड़ सके। और जो तीसरा यही कहना चाहूंगा कि आप जो है अगर ये भर्ती करा रहे हैं तो आप भर्ती कराने का जो नजरिया हो वो इस तरह से कि आप युवाओं का भी ध्यान रखते हुए भर्ती कराएं, जिससे कि भाई हमें ज्यादा समस्याओं को जो देखना ना पड़े। ठीक बात बेटा। ध्रुव बाबू 3 बातें बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात जहां आपके कंठ से पहुंचने में असुविधा हो, मैं भी उसमें अपनी आवाज मिलाऊंगा, शायद बात वहां तक पहुंच जाए। जी। सबसे पहली चीज तो सर, भर्ती साल दर साल आनी चाहिए। जो 4-4 साल में आती है वो खत्म होना चाहिए। साल दर साल भर्तियां चलनी चाहिए, क्योंकि सर होता क्या है, 4 साल में भर्ती आती है, एक बार में आई, बच्चे ओवर एज हो गए, कुछ अंडर एज हो गए, तो नुकसान दोनों का है। तो सरकार को सबसे पहले इस चीज में सुधार करने की जरूरत है। ठीक है। दूसरा सर, पेपर को लेके रह गया, तो मेरा एक सुझाव है सरकार से, अगर सरकार तक पहुंच जाए कि परीक्षा सेंटरों में पेपर लीक हो जाता है, तो आप एक काम करिए कि बड़े बड़े शहरों में खुद की बिल्डिंगें बनवा लीजिए और अपने अधिकारियों को वहां पे अपॉइंट कर दीजिए पेपर कराने के लिए, और फिर अगर पेपर लीक होता है तो सबके सबको बर्खास्त कर दीजिए। जी ठीक। तीसरा तो सिस्टम में खुद सुधार करने की जरूरत है। सिस्टम अगर सुधरेगा तो पेपर लीक खत्म हो जाएगा। जी। 1 घंटे हम लोगों ने चर्चा की और मैंने तो, दुर्भाग्य है मेरा भी और
प्रदेश देश का भी कि इस ऐसे विषयों पर मुझे जाने कितनी बार चर्चा करनी पड़ी। मैं ऐसे विषयों पर चर्चा करूं ये अच्छी बात थोड़ी ना है, ऐसे विषय पैदा ही नहीं होने चाहिए। ध्रुव ने कहा कि अपनी बिल्डिंग बनवा लीजिए, नौजवान है, नौजवान की अपनी गति होती है तेज, उसकी जरूरत नहीं। बिल्डिंगें जहां है वैसी ठीक है, बिल्डिंग पवित्र और अपवित्र नहीं होती, उसके अंदर विचरण करने वाला जीव जंतु जो है वो गड़बड़ होता है। मैं फिर कहूंगा, बाबू को, चपरासी को, कैंटीन वाले को, होमगार्ड को, सिपाही को, प्रिंटिंग प्रेस वाले को जेल भेजोगे, पेपर लीक कभी नहीं रुकेगा, लिख लो। काकादेव में जो अपना 2 कमरे का मकान कमरा लेके किराए पर कोचिंग चला रहा है, उसको NSA लगा दो, चाहे उसके ऊपर कोई द्रोह लगा दो, उससे कोई पेपर लीक रुकेगा? वो तो एंड यूजर है, आखिरी में उसको भी मिल गया, उसने भी 1000-2000 कमा लिए। आप गंगा को पवित्र करना चाहते हो गिलास में पानी लेके, फिर ये मूर्खता है या ये धूर्तता है? दो में से कोई एक चीज है, या तो मूर्खता है या धूर्तता है। हां, ये बात अच्छी है। मुझे याद है मैंने एक बार तर्क दिया था, जो बात ध्रुव ने कही, कोई भी, और ये बात से विजय जी का भी लाभ है, सबका लाभ है। कोई भी MLA या सांसद पद छोड़ता है, सदस्यता छोड़ता है, या उसका निधन हो जाता है, या अयोग्य हो जाता है, यानी सीट वैकेंट हो जाती है, तो हमारे यहां संवैधानिक प्रावधान है कि 6 महीने के भीतर सीट भर जाए, 6 महीने से ज्यादा कोई सीट खाली नहीं रहे विधायिका में। ठीक, ऐसा ही नियम सरकारी सेवाओं के लिए क्यों नहीं लग जाए? 6 महीने से ज्यादा सिपाही का कोई सैंक्शनड पोस्ट खाली नहीं रहे, मास्टर का कोई पोस्ट खाली नहीं रहे, फोरमैन का कोई पोस्ट खाली नहीं रहे, कंपाउंडर का भी खाली नहीं रहे, और कलेक्टर का भी खाली नहीं रहे। इसमें क्या समस्या है? नेताओं के लिए हो सकता है, वो 67 चुनाव होते रहे, वो जीत के आते रहे और आनंद लेते रहे, तो ध्रुव और सुनील यादव के लिए और विजय कुमार के लिए क्यों नहीं हो सकता? एक दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये पेपर लीक कैसे रुके? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मित्र। मैं इसी ढंग की एक बात बताता हूं। आलोक बाबू 30-35 साल 40 साल पुरानी बात होगी, 35 साल 40 साल, एक मनवड़ माफिया था, बताया गया उसने मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली। क्या पुलिस को जब भेजा जाए उसको पकड़ने के लिए, तो पुलिस वाले आके मुंह लटका के कहते कि सर बस सॉरी, आज इस बार चूक हो गई। क्या वो समझ गए उस समय के मुख्यमंत्री, जिस भी प्रदेश का मामला था, मैं प्रदेश और उसका उल्लेख नहीं करता, उन्होंने DGP को बुलाया। सुनील यादव, ध्रुव और आप सब लोग समझ लीजिए समाधान कहां से निकलता है। उन्होंने DGP, और ये बात उन्होंने मुझे बताई बाद में, DGP को बुलाया, कहा 72 घंटे में ये मनभड़ माफिया जिंदा या मुर्दा शासन के हवाले होना चाहिए, और नहीं तो 72 घंटे बीतने के 1 मिनट के भीतर उत्तर प्रदेश को नया DGP मिल जाएगा। जाइए, क्या 21 घंटे के भीतर वो माफिया मारा गया। कुछ भी असंभव नहीं। 1 साल के भीतर भारत ने दुनिया भर को मात देके कोरोना की वैक्सीन बना ली कि नहीं बना ली? लोग कह रहे थे फार्मूला हैक हो जाएगा, चाइना वाले बड़े जगलर हैं, चोरी करने ले जाएंगे फार्मूला भारत की वैक्सीन का। कुछ हुआ नहीं, बनी वैक्सीन, गांव गांव लगी कि नहीं लगी। जब हम ये कर सकते हैं
150 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी कि नहीं? ये चुटर पुटर इम्तिहान उनसे बड़े हैं क्या? अरे हम कह रहे 50 लाख बच्चा भी बैठा तो 150 करोड़ और 50 लाख का कोई मुकाबला है क्या? कहीं आपने सुना कि वैक्सीन लूट ली, गोली मार दी गई वैक्सीन वाले को? नहीं ना। किसी रंगबाज ने वैक्सीन लेके ज्यादा दाम में बेच ली, ऐसा नहीं हुआ ना। हम चंद्रयान ले गए, हमने सूर्य की कक्षा में के लिए अध्ययन के लिए अपना यान भेजा। परीक्षा नहीं करा सकते, इसके लिए कोई बाहर नहीं जाना। मैं तो कहता हूं लखनऊ के अधिकारी अगर नहीं समझ पा रहे, उनको कहीं ऑस्ट्रेलिया जापान घूमने मत भेजो, नहीं तो हमारा पैसा खराब करेंगे। वहां स्विमिंग पूल में नहाएंगे और हमारा पैसा खराब करेंगे, सीखेंगे साखेंगे कुछ नहीं। उनको दिल्ली भेज दो, शाहजहां रोड पर संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर, उनसे पूछ ले जाके भाई आप कैसे कराते हो इम्तिहान। या जो बात आलोक कह रहे थे, संघ लोक सेवा आयोग को ही दे दीजिए। राज्य जो पैसा ले वो संघ लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर करे, संघ लोक सेवा आयोग इम्तिहान करा देगा। लेकिन ये संभव तब तक नहीं जब तक निर्णायक पदों पर बैठे अधिकारी जेल नहीं जाएंगे। मैं लल्लू चप्पू नहीं करता भाई साहब कि जांच हो, कमेटी बैठे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। जेल नहीं जाएंगे शुद्ध हिंदी में, तब तक समस्या नहीं सुलझेगी। डीजी अगर डीजी होता हो, डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड को जेल में सस्पेंड करके जेल भेज देना चाहिए। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को भी जेल भेजो। नाक कटवा दी। आप किस लिए बैठे हो? आप फीता काटने के लिए बैठा लाया आपको? ये काजू खाने के लिए बैठा लाया? आप किस लिए हो? अगर आपका मूल काम है भर्ती बोर्ड का भी मूल काम क्या है? मुरारी बापू तो है नहीं, वो कोई कथा बाचेंगे क्या? लूडो खेलना उनका काम है? नहीं। खो खो खेलना उनका काम है? नहीं। भर्ती बोर्ड का मतलब क्या? भर्ती आप नहीं करा पाए, चलिए जेल भेजो इनको। इसमें किंतु परंतु किस बात की? जांच तो बाद में होनी चाहिए, पहले जेल भेज देना चाहिए था। आपको जिम्मेदारी दी कि ईमानदारी से परीक्षा हो, आप नहीं करा पाए। ये लाखों नौजवान इस बात की गवाह है कि परीक्षा में कुछ कदाचार हुआ है, बात खत्म हुई। लोक सेवा आयोग के मेंबर्स को, सेक्रेटरी को, अध्यक्ष को जेल भेजो। क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या आप छोटे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि खिमसेपुर के किसी थाने में चौकी में तैनात रामगोपाल सिपाही को जेल भेज के काम चलाना चाहते हैं? ये नहीं चलेगा, इससे कुछ नहीं होगा। या कोई सोवरन सिंह नाम का होमगार्ड है, उसको जेल भेज के डंका पीटना चाहते हैं? नहीं होगा। बोले जी मिल गया कल्पेट। बोले कौन है? बोले संघ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो चाय पिलाता रामू, उस दिन पेपर आउट किया, अब रामू को पकड़ लिया। ऐसे काम करेंगे? नहीं। अध्यक्ष जी पकड़े जाने चाहिए, सबसे बड़ा अधिकारी पकड़ा जाना चाहिए। जो विजय बाबू पीड़ा बता रहे हैं, ऐसे ऐसे मनबड़ा अधिकारी बैठे हुए जो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे जाओ जिससे जो कुछ करना हो कह दो, अदालत ठेंगे पर, सरकार ठेंगे पर। ऐसे अधिकारी जेल क्यों नहीं गए? जेल क्यों नहीं जाने चाहिए? मैं बहुत करुणा के साथ कहूंगा, यह राजनीति का विषय नहीं, यह मान और अपमान का विषय नहीं, यह प्रतिष्ठा से मत जोड़िए इस विषय को। यह करुणा का विषय है। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे खून का अंश है इनमें। ये भारत का भविष्य है। इनको ऐसे छोड़ दे लावारिस? नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष स्थल जानते हैं आलोक क्या है? चाहे यहां ये दिल्ली का ये इलाका हो, मॉडल टाउन वाला, और चाहे इलाहाबाद के इलाके हो, छोटे छोटे कमरों में 4-4 बच्चे जो रह रहे हैं लड़के, और जिनके पिता किसान हैं, पेट काट कर बच्चे को 1000 रुपया बेच रहे हैं। पतली दाल
एक ही थाली में उसी में चावल खा के जो पढ़ाई कर रहा है, उससे बड़ा संघर्ष क्षेत्र कोई नहीं। मां की आंख का ऑपरेशन नहीं हो रहा इसलिए कि लड़का को फॉर्म भरवाना है, बहन के हाथ पीले नहीं होते कि लड़के को फॉर्म भरवाना है, लड़के को इलाहाबाद पैसा भेजना है, बाप जमीन गिरवी रख देता है कि बेटे की नौकरी लगेगी तो जमीन छूट जाएगी, जमीन कहां जाएगी, जिंदगी कर्ज में डूब जाती है। इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। यह मानवता के खिलाफ, मानवता के लिए भी द्रोह है, राष्ट्र के लिए भी द्रोह है। इससे हम चुनाव जब शुचितापूर्ण करा सकते हैं, क्या भारत में मैंने पहले चुनाव देखे थे? चुनाव का मतलब भीषण रक्तपात। भारत में जनादेश रक्त में नहाकर निकलता था, सैकड़ों लोग देश भर में मारे जाते थे, लाखों मतपेटियां लूट ली जाती थी, जंगलों में लोग बुकलेट ले जाते थे मतपत्र वाली और थप्पे मार के लाके डाल देते थे। जब वो प्रक्रिया पूरी साफ सुथरी भारत ने कर दी तो ये कौन सी बड़ी बात है कि सिपाही की भर्ती नहीं करा पा रहे? नहीं, 2024 में खड़े होकर यह अपमानजनक बात है। और मैं एक बात सरकार से भी निवेदन करूंगा, ये जो नौजवान है ना, इनको सपा बसपा कांग्रेस के से जोड़कर मत देखिए। ये अपनी पीड़ा लेकर आए हैं आपके सामने, इनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। इनके साथ न्याय होना चाहिए, मुकदमा नहीं होना चाहिए। ऐसे केसेस विड्रॉ होने चाहिए तत्काल प्रभाव से। और वो कौन मूर्ख अधिकारी है जो ऐसा प्रपंच फैला रहे हैं कि जो बच्चा बोले उसके खिलाफ मुकदमा कर दो? ये तरीका ठीक नहीं लोकतंत्र में, इसका निषेध होना चाहिए। जिसने पैसा उधार लेके जिसके माता पिता ने जिस बच्चे को पढ़ाया, परीक्षा के लिए तैयारी करवाई, उसकी छाती फटती है ये देखकर, उसकी छाती फटती है। जाके पांव न फटी विवाही सो का जाने पीर पराई। जिनके पास अक्षय संपत्ति है, अरबों खरबों रुपए की प्रपंचों से कमाई हुई, उनकी संतानों को सुनील और ध्रुव का कष्ट नहीं पता लग सकता। सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग इनकी पीड़ा नहीं समझ सकते। मैं जानता हूं, मैंने भारत को जिया है, गांव को जिया है, खेत को जिया है। एक हिंदू की दृष्टि से कहूं तो आलोक बाबू, ये गौहत्या से, ब्रह्म हत्या और गौहत्या से भी बड़ा पाप है। नौजवानों के सपनों के साथ ये कदाचार करना, उससे भी बड़ा पाप है। ये तितली के पंख नोचने जैसा पाप है, ये हिरणी के नेत्र फोड़ने जैसा पाप है। ये भारत माता के हाथ हैं, भारत माता की आंखें हैं। ये अमृत काल है आजादी का, 75वां साल हम मना रहे हैं। हमको पीड़ा होती है ये नौजवान जब मैं देखता हूं कि हाथ में विरोध का पत्र लेकर लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े हैं या इको गार्डन में खड़े हैं। इनके साथ न्याय होना चाहिए। वो न्याय भारत के साथ न्याय होगा, उत्तर प्रदेश के साथ न्याय होगा, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ न्याय होगा। लेकिन मैं खाली री एग्जाम के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। एक और व्यभिचार का अवसर सृजित हो जाए, मैं इस पाप में भागीदार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिन लोगों ने टेलीग्राम और क्या क्या ग्राम किया मैं तो जानता नहीं, वो लोग दूसरा ग्राम कर लेंगे। पहले 100-200 करोड़ छापे होंगे, फिर 200-400 करोड़ छाप लेंगे। सुनील फिर खाली हाथ रह जाएंगे, ध्रुव फिर खाली हाथ रह जाएंगे। नहीं, पहले व्यवस्था मुकम्मल करिए, भरोसा दिलाइए कि इस बार आओ परीक्षा देने, देखे कौन माई का लाल पेपर आउट कराता है। यह स्वर होना चाहिए, यह स्वर होना चाहिए। सोचिए, ये ध्रुव और सुनील ये प्रतिनिधि हैं,
सोचिए, ये हमारे जैविक पुत्र होते तो हमारे हृदय में क्या हूक उठ रही होती। वो महसूस करिए, वो ताप, वो पीड़ा, वो संत्रास, वो क्षोभ महसूस करने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं तो मेरी आंख भीग रही है। जहां नौजवान की आंख का आंसू हो, वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही जनतंत्र है, यही लोकशाही है।